नमस्कार, वेलकम टू ओडिया ब्लॉग्स विथ शुक्ला। दुर्गा पूजा शेष हो गला, काली पूजा वर्तमान आसुची। माँ दुर्गा माँ काली आमे माने तांको शक्ति रूप रे पूजा करि थाउ। नारी को मध्य शक्ति रूप रे देखा जाय थाए। आजिर मोर ब्लॉग नारी शक्ति उपरे आधारित। चलंतु मु आपण मानको नेकी जीवी मोर सांग घर को, से आम मानक पाई मध्य इंस्पिरेशन। आपण मानको मु देखैबी से कौन पाई आम पाई इंस्पिरेशन। चलंतु जीवा देखिबा। हाय फ्रेंड्स, आमे माने एबे बिंदु घरे पहुंची सालेनु। बिंदु जमती देखुथिबे, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, सिंपल, और ई सिंपलिसिटी पछरे तांकर स्ट्रांग पर्सनालिटी अछि, ताकू आमे आज जानिबा। चलंतु बिंदु संगरे कथा हबा। हाय बिंदु, वेलकम टू ओडिया ब्लॉग्स विथ शुक्ला। आप हमें बताओगे आपके बचपन में कैसे, आपके जब छोटे थे, आपका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ ज़रूर टीना, मैं भी बहुत लकी थी कि मैं एक अच्छे ऐसे परिवार में बॉर्न हुई थी कि मेरे फादर भी आर्मी में ही थे, एक आर्मी ऑफिसर थे वो। तो मेरा जन्म केरला में हुआ, एलपी डिस्ट्रिक्ट में मावेलिक्रा करके टाउन में। बट सबसे पहले जो मेरी मदर मुझे लेके बाहर गई केरला से, तो हम लोग नॉर्थ में ही गए थे। तो मोस्टली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। तो एक सबसे बड़ी बात इस लाइफ की थी कि दो चीज़ों में मेरा बहुत मतलब बचपन से ही जो ऐसे बच्चे पलते बढ़ते हैं उनका कि एडेप्टेबिलिटी, कहीं पर भी आप ले जाइए किसी भी उम्र में, हम लोग दोस्त भी बना लेते हैं, नए घरों में भी सेटल हो जाते हैं, नए लोगों से मिलती हैं, नए भाषाएं सीखते हैं। और दूसरा कि हम लोग मिलनसार बन जाते हैं, दोस्ती, नए नए लोगों से तुरंत दोस्ती करना, और एट द सेम टाइम पुरानी यादों को बटोरते हुए आगे ज़िंदगी में बढ़ना। तो जब मैं अभी व्हेन आई लुक बैक, तो वही है लाइफ का एक सबसे बड़ा जो हमने हासिल किया है कि दोस्त बहुत हैं और यादें भी बहुत हैं। तो दोस्तों और यादों का एक कारवां ही है हम फौजियों की लाइफ, जो मेरा बचपन भी वैसे ही कटा और अब मैं मैरिज एंड प्रोफेशन में भी मेरा यही था। आपका एजुकेशन कहाँ? हाँ, मेरी एजुकेशन बहुत ही यूनिक तरीके से हुई है। हर जगह पढ़ी हूँ मैं, करीब 9 स्कूल्स में पढ़ी हूँ मैंने। क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लास 4 स्कूल्स में किया है, 4 केवीज़ में पढ़ी हूँ। 9th करने के बाद मुझे शिफ्ट किया गया, 10th भी मैंने किया, वहाँ से भी शिफ्ट हुई, और 10th के बाद 12th में मैं हाफ ईयरली के बाद भी शिफ्ट हुई हूँ। तो मुश्किलें तो होती थी, बहुत मुश्किलें होती थी, चैलेंजिंग तो रहा, मेरी स्कूल लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी। बट मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थी, और मेहनत से मैंने 10th और 12th में अच्छी पढ़ाई की, बावजूद इसके कि हम शिफ्ट होते थे। मैं पहले तो हिंदी में बहुत वीक थी, बड़ी की और छोटी की आता ही नहीं था। लेकिन 7th, 8th, 9th मैंने बिहार में केवी रामगढ़ में पढ़ा, और मेरे हिंदी सर बहुत अच्छे थे, तो मेरा हिंदी इम्प्रूव हो गया। और 10th में मैं केवी खानापारा गुवाहाटी स्कूल हिंदी टॉपर थी, 8 डिस्टिंक्शन आया था। मतलब नक्की, हाँ की और की ना जानने से मैंने अपने को एक चैलेंज लिया कि सीखना है, बस मेहनत से ही मैंने वो अचीव किया था, नहीं तो मैं उसमें वीक थी। मैं मैथ्स में बहुत वीक थी। फिर 11th, 12th में मैंने PCMB लिया, इसके बावजूद कि इतना मैं बहुत पढ़ाई में तेज़ नहीं थी, फिर भी मेहनत मैं करती थी, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी, मेरा इंग्लिश भी ठीक था, बिकॉज मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन पूरा कॉन्वेंट स्कूल्स में किए, एक से एक अच्छे, अजमेर सोफाया में प्रेपरेटरी, सेंट मैरीज इलाहाबाद में प्राइमरी स्कूल। तो इस तरह से चाहे जो भी चैलेंजेस रहे और अच्छे स्कूलों में बुरे स्कूलों में पढ़े, एंड रिज़ल्ट मेरा ठीक ही रहा। तो जैसा कि मैंने कहा, स्कूल लाइफ चैलेंजिंग रहा, बट अब मैं मुड़ के देखती हूँ तो काफ़ी संपूर्ण रहा। मैं कल्चरली भी काफ़ी एक्टिव थी। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS नेशनल स्पोर्ट्स के लिए पटना रीजन से दिल्ली वगैरह गई हूँ बैडमिंटन में, और पढ़ाई भी मेरी ठीक ठाक ही हो गई बावजूद काफ़ी चैलेंजेस के, जो कि हर फौजी बच्चा फेस करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये केवल मेरे साथ हुआ, कईयों के साथ होता है, बट हम अडेप्ट करना सीख जाते हैं। फिर मैं कॉलेज में आई, मैंने पुणे यूनिवर्सिटी BSc टॉपर थी उस साल की, BSc गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इन ज़ूलॉजी
फ्रॉम पूना यूनिवर्सिटी वाडिया कॉलेज। फिर मेरे को थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू एमएससी के लिए पूना यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, क्योंकि उस वक्त तक मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद वो केरला चले गए। फिर केरला में मैंने केरला यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी अप्लाइड ज़ूलॉजी ज्वाइन किया और मैं वहाँ एमएससी पढ़ रही थी। उसी टाइम की बात है कि एक दिन यूनिवर्सिटी हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में ब्रेकफास्ट टेबल में जाने से पहले हम लोग रीडिंग रूम में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। केरला में मेरे लिए बहुत कुछ कल्चरली न्यू था। वन ऑफ द थिंग्स आई नोटिस्ड अबाउट केरला है कि सब लोग सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मैं तो वैसे भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी। तो जब मैंने न्यूज़पेपर खोला तो उस दिन मैंने क्वार्टर पेज, मतलब 1 फुल पेज का 1/4 पेज एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देखा, कॉलिंग यंग डायनेमिक वीमेन टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स। ये बहुत पहली बार था, मतलब मैंने कभी लाइफ में ये तो देखा ही नहीं था। एडवर्टाइजमेंट देखते मन में बड़ी खुशी हुई। अपने लिए तो सोचा भी नहीं, बट जनरली बहुत खुशी हुई कि अरे वाह, एयरफोर्स में लेडीज़ को ले रहे हैं। ये है या 1992 की बात है कि पहली बार जब एडवर्टाइजमेंट आया, वेरी फर्स्ट टाइम। तो मैं हालांकि एमएससी कर रही थी, बट क्योंकि मैंने कॉलेज में एनसीसी भी किया हुआ था, एक छोटा सा अरमान जागा मन में कि अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर पूरे मैंने उसकी क्वालिफ़िकेशंस पढ़े, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एज वाइज तो डेफिनेटली मैं एलिजिबल थी, और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बिकॉज उस टाइम ग्रेजुएट्स को मांगा था, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स, तो वो भी एलिजिबिलिटी थी। फिर मैंने किसी को बताए बिना, घर में किसी को बताए बिना, खुद ही वो पेपर कटिंग हमें लेके जाना था। वो ज़माना था, आपको बहुत सारे उस टाइम के जो भी कुछ भी हम अप्लाई करते थे, तो आज के जैसे कोई सुविधा नहीं थी। ज़ेरॉक्स शॉप में जाना था, ज़ेरॉक्स निकालना होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स, और लिटरली पोस्ट ऑफिस अटेस्टेशन का एक फेस होता था, हर चीज़ अटेस्ट करना होता था। तो हालांकि मैं हॉस्टल में रह रही थी और कोई गैजेटेड ऑफिसर की, मेरी एक दोस्त मेरे साथ कहीं दूर आई एक गैजेटेड ऑफिसर के अटेस्टेशन के लिए, तो वो सब थे, बट किसी को बताए बिना, कोई फ़ीस वगैरह नहीं था उसका, सिंपली पेपर से वो फॉर्म का कॉपी बना के एडवर्टाइजमेंट में जो जो अटैच करने को बोला था वो सब अटैच करके एयर हेडक्वार्टर्स भेजना था। तो जो उस टाइम मेरे साथ हॉस्टल में जितने भी लोग थे वो सब प्रे करने लगे कि इसको एयरफोर्स में जाना है और इसका हो जाए, बिकॉज़ केरला में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सेक्युलरिज्म बहुत है। तो जो क्रिश्चियन हॉस्टलाइट्स थे उनकी इवनिंग में प्रेयर होता था, तो उसमें वो लोग प्रेयर करने लग गए कि ये इसका ऐसा मन है और इसका हो जाए। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ उन सब का प्रेयर और गुड विशेस के कारण हम लोगों को उस टाइम 3 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स हुआ करते थे, मैसूर, वाराणसी और देहरादून। तो मेरे को कॉल लेटर भी आया मैसूर आने का। तो जब मैं मैसूर रेलवे स्टेशन में पहुंची तो उस ज़माने में 1992 में मैंने देखे हज़ारों लड़कियां, मतलब इतनी सारी लड़कियां फ्रॉम द साउथ इंडियन स्टेट्स, मोस्टली फ्रॉम तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। रेलवे स्टेशन भरा हुआ था और हम सब को जहां एड्रेस दिया गया था एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, वहां पहुंचे हम लोग। और हम पहुंचते ही हमें कोई कुछ ज़्यादा प्रायर वार्निंग के बिना ही हमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बिठा दिया गया। तो उसी वक्त हम लोग के लगेज भी अभी गेट पर ही रखे थे। जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं क्लियर किया उनको बोला लगेज ले लीजिए और निकल लिए। जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किया उनको बोला कि आगे के लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाएंगे। तो उस ज़माने में भी अभी जैसे ही एसएसबी 4 से 5 दिन का होता था, कंसिस्टिंग ऑफ डे स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी, जीटीओ टास्क, ग्राउंड ड्यूटी टास्क, फिर अदर ग्रुप डिस्कशन और ऐसे करके, और लास्ट में हम लोगों का जो बोर्ड है, जो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड है, कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड एवरीबडी, दे यूज्ड टू हैव अ कॉमन बोर्ड के साथ हमारा इंटरव्यू। तो वो 4-5 दिन चला। ऐसे मैं हालांकि फ़ौजी बैकग्राउंड से आती थी, तो ऐसा कोई कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं लिया, अपने ही मन से गई। मेरे फादर और मदर ने मेरे को एनकरेज भी नहीं किया जाने के लिए, बट मेरी इच्छा देखकर वो मेरे को लेके आए थे मैसूर, छोड़ दिया मेरे को मैसूर में। तो इंटरव्यू हुआ, सब हुआ, और
फर्स्ट बैच के लिए था ये, जिसमें हमें पता भी नहीं था कि कितनी वैकेंसी कितनी है, ये सब हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन हम लोगों को इन लोगों ने पूरा इंटरव्यू करके मेरे को उधर एक बीच में एक मेरे को एप्रिसिएशन भी मिला। उन्होंने हम सबको एक चेस्ट नंबर दे देते थे 1 से 36, नहीं तो 40 जितने, उसमें से 1 चला गया, 10 चला गया, 11 चला गया, कुछ नंबर वहाँ बच गए। तो मेरा कुछ था 30s में था मेरा नंबर। तो किसी ने पूछा, एक साइकोलॉजिस्ट मैडम थी, उन्होंने पूछा हु इज़ चेस्ट नंबर, वो मेरा ही नंबर था। तो मैं खड़ी हुई, तो शी सेड गुड, सिट डाउन। तो एक छोटी सी स्माइल भी आई, कुछ अच्छा ही है, इसलिए मेरे को खड़ा करके पूछ के गुड बोल के बैठा दिया। फिर मैं घर आ गई और भूल गई उसके बारे में। कई दिनों के बाद मेरे को एक बहुत ही फॉर्मल सा लुकिंग लेटर आया एयर हेडक्वार्टर से। उसमें लिखा था कि आई एम ग्लैड टू टेल यू यू हैव परफॉर्म वेरी वेल बट आवर वैकेंसी इज़ वेरी लिमिटेड, सो दिस टाइम यू आर नॉट इन द मेरिट लिस्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो मैं फूट के रोने लगी। लेकिन मेरे फादर और मेरे जो अब तब तक इतने फ्रेंड्स मेरे बारे में जानते थे, उन्होंने बोला कि देखो वो तुमको लिख रहे हैं, एक फॉर्मल एयरफोर्स का पूरा एम्बलम वगैरह बना हुआ था। और उस टाइम मैं डेजिग्नेशन नहीं जानती थी, बट एक ऑफिसर का साइन किया हुआ लेटर कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट हमने ऑल इंडिया से बस 12 लेडीज़ ली है और 27,000 लेडीज़ ने अप्लाई किया है, बट आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसलिए डोंट बी डिसअपॉइंटेड, प्लीज़ ट्राई अगेन। वो मुझे बोल रहे हैं कि फिर से ट्राई करो। तो सब ने बोला नहीं ये तो बनता है, इसका मतलब तुम कहीं ऊपर ही हो, तुम फिर से ट्राई करो। तो वो एक थोड़ा सा टाइम, तब तक मेरा MSc सेकेंड ईयर का एंड भी आ चुका था। तो हम आगे 92 ही चल रहा है अभी, सेकेंड 92 का फर्स्ट में नहीं हुआ, 92 का सेकेंड पार्ट में मेरा एक और SSB का हमारा कॉल लेटर आया। फिर से यही सब मैंने किया, बट मोस्ट चीज़ मेरे पास रेडी था, फिर से अप्लाई किया, सब भेजा। तो फिर कॉल लेटर आया, इस बार फिर मैसूर गई। अभी मैं थोड़ी और कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैंने पिछले बार एक्सपीरियंस कर ही लिया था। फिर फटाफट सब अच्छे से वैसा ही होता गया। इस बार मैंने जो पिछले बार की कमियां थी उसके ऊपर थोड़ा सा सोचा और उसको भी पूरा किया। और इस बार जब 18 लड़कियों को लिया, 18 गर्ल्स को लिया, सेकेंड बैच ऑफ ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा भी सिलेक्शन हुआ। और फिर मैं 1 जनवरी 1993 को मैंने एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में रिपोर्ट किया ट्रेनिंग के लिए। तो मेरा 92 MSc की पढ़ाई के साथ साथ इसमें गुजर गया, अनजान, मतलब एक टर्निंग पॉइंट विथ नो प्रायर वार्निंग। सडनली इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी भी तब एयरफोर्स में और आर्मी में सब लेडीज़ को लेने लगी। तो वो पहला बार था और गॉड्स ग्रेस हम उस एज ग्रुप में थे और आ गए। और 93 जनवरी में हम एयरफोर्स एकेडमी में पहुंच गए ट्रेनिंग के लिए। कुछ पता नहीं था ज़्यादा, लेकिन वो साल कैसे बीता आज भी एक वो ड्रीम ईयर ऑफ योर लाइफ है, क्योंकि फुल ऑफ ट्रेनिंग, हार्डशिप, डिसिप्लिन, अकेलापन, क्योंकि आप अकेले हो, मतलब आपका कोर्स है, आपके फ्रेंड्स हैं जो मतलब आपके साथ हैं ट्रेनिंग में, बट हो तो आप एक इंडिविजुअल और अपने आप को वहाँ प्रूव कर रहे हो। और मोबाइल फ़ोन्स का वगैरह ज़माना नहीं था। वीकली वंस, 3 महीने के बाद पहली बार घर में फ़ोन होते थे। कभी वीकेंड्स में हम लोग को परमिशन मिलता था, शॉर्ट ब्रीफ 5 मिनट्स मैक्सिमम कॉल STD, बिकॉज इतने सारे बच्चों को कॉल करना होता था। हम लोग ने इस तरह ट्रेनिंग किया जून तक जूनियर टर्म में, और जुलाई से हम लोग आ गए सीनियर टर्म में। जब सीनियर टर्म में आए तो इंडियन एयरफोर्स के पहली बार पायलट कोर्स गर्ल्स भी आई, ट्रांसपोर्ट पायलट्स बनने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई, जिसमें से बहुत सारे वेरियस रीज़न से चले गए वापस। और लास्ट में मेरे ख्याल से 12 गर्ल्स या 13 गर्ल्स पायलट भी बने थे। बट हमारा सीनियर टर्म स्टार्ट हो गया और 18 दिसंबर 1993 को हम लोग का ग्रैंड पासिंग आउट परेड में कमीशनिंग हुआ और हम लोग को रैंक मिला और पायलट ऑफिसर बन गए और हम सब की पोस्टिंग्स आई। और तब तक हम लोग जो 18 गर्ल्स थे और हमारे जो पैरेलल ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स बॉयज़ थे, पायलट कोर्स के थे, नेविगेटर्स थे, सब में एक बॉन्डिंग बन जाती है। क्योंकि अब आप देखते हो कि हम उस दौर से गुज़र के आ गए, हार्डशिप्स, ट्रेनिंग, जंगल कैंप, कोई बीमार पड़ रहा है किसी की मदद की, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अपने बारे में डिस्कवर किया। ऐसे करते करते एक पूरा साल रगड़ा और मेहनत के बाद आपने वो रैंक अचीव किया। तो फीलिंग तो बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है। पेरेंट्स सबके, जिनके पेरेंट्स हैं वो सब आए थे, नहीं तो कोई रिश्तेदार आए थे। तो ऐसे एक बहुत विशाल, एक ग्रैंड सेरेमनी होता है
जिसमें पासिंग आउट होती है सबकी और आप कमीशन होते हो, वो तो हमने लाइफ लॉन्ग हमारी मेमोरी में रहता है और वही सब हमारा आगे करियर में गाइडिंग फोर्स होता है कि इतनी मेहनत से आप ये अचीव किया है तो आगे भी हमें मेहनत से ऑनेस्टी से देश की सेवा करनी चाहिए जिस भी कैपेसिटी में हम लोग हैं। तो वैसा ही रहा मेरा लाइफ। फिर मेरी पोस्टिंग आई गुवाहाटी, एयरफोर्स स्टेशन गुवाहाटी, और मैंने लास्ट 12th क्लास भी गुवाहाटी केवी गुवाहाटी में थी। तो या बट अब वो आर्मी में था, अभी मैं आ गई एयरफोर्स बेस में। और वहाँ पे उन दिनों बहुत हेक्टिक बेस रहा गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में। हमारा अल्फ़ा इंसर्जेंसीज वगैरह भी के ज़माने थे वो, काफ़ी कुछ इंसिडेंट्स हुए घुसते ही, मतलब डे 1 जनवरी 18 1994 को मैंने वहाँ रिपोर्ट किया। और आई थिंक डे 1 से लाइफ वॉज चैलेंजिंग बिकॉज कुछ इंसिडेंट्स उल्फा के इंसिडेंट्स हुए, कुछ अपने स्टेशनों में कुछ इंसिडेंट्स होते थे। तो मैं एडम ऑफिसर थी, तो डे 1 से जॉब में हम नए नए चैलेंजेस, नए नए सीख भी रहे हो, आपको ये सब एनवायरनमेंट नया है, आपको एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट भी मिल गया है और कैसे वो सब फेस करना है। ऑन द जॉब ओनली आई लर्नड एंड स्लोली एंड स्टेडीली एज ईयर्स वेंट बाय मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छे होते गए। इंटरपर्सनल रिलेशंस भी मेरे सब कलीग्स और सबऑर्डिनेट्स के साथ, एयरमैन लोगों के साथ अच्छे थे, क्योंकि हम लोग, मैं समझती थी हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम जो शुरू के लेडी ऑफिसर्स थे वो जैसा परफॉर्म करेंगे आगे एयरफोर्स की डिसीशंस वगैरह उस पर डिपेंड करते हैं। तो मैं बहुत ही वैसे भी मैं एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन थी, तो मैंने बड़े ही डिसिप्लिन और शिद्दत के साथ अपना करियर, हाँ मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी, ये सब बहुत मेरा था। तो कई चीज़ों में मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, मतलब ऐसे मेजर एडेप्टेशंस तो मुझे कुछ करने नहीं पड़े। हाँ, जॉब सीखना पड़ा, वो सीखती गई और अच्छे पोस्टिंग्स मिले मेरे को। मैंने गुवाहाटी से हम लोग जामनगर आए, फिर हम दिल्ली में भी एक स्टेशन में सर्व किया, फिर सदर्न एयर कमांड, ऐसे करते करते हमारे 11 साल की सर्विस हो गई थी। हमें लिया गया था जो फर्स्ट फ्यू बैचेस थे 90s, हमें शॉर्ट सर्विस कमीशन 5 ईयर्स के लिए लिया था, ओनली 5 ईयर्स। वो उस वक्त हमने इस पे ध्यान भी नहीं दिया था कि हमें बस 5 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ फ़ौज में ज्वाइन करने का ही जोश था और कुछ मकसद नहीं था। तो जब 5 ईयर्स कंप्लीट हुए तो गवर्नमेंट ने देखा कि ओके ये लेडीज़ लोग ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें ऑफ़र आया कि आपको 6 ईयर्स और चाहिए तो ले लो, मतलब एक्सटेंशन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। तो मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने 5 ईयर्स के बाद छोड़े। मेरा क्योंकि तब तक अच्छा जोश भी था और मैं कुछ काफ़ी, मतलब मेरा सर्विस ठीक से चल रहा था। एक मैं न्यू मदर भी बन गई थी और मदर बनने के बाद मेरे खुद के मदर फादर ने और मेरे मदर इन लॉ वगैरह ने मेरी हेल्प की। मैंने 6 ईयर्स का एक्सटेंशन लिया, इस तरह से मेरा 11 ईयर्स सर्विस हुआ। फिर 3rd पोस्टिंग में मेरी 2nd डॉटर भी हुई 2000 में। इस तरह से मदरहुड के साथ करियर जब आ गया तो थोड़े से चैलेंजेस बढ़ गए। और हाँ, जॉब के साथ और ये हाँ मैनेज हाँ करना। हाँ, ये कोई ऐसा जॉब तो नहीं है कि फ़ोन करके बोल दिया कि आज मैं लेट आऊँगी या कुछ। 7:30 डॉट स्टेशन पहुँचना ही है। अब प्रेगनेंसी हो, आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रहे हैं, उसके बावजूद 7:15 को मेरा मॉर्निंग सिकनेस भी समझ जाता था अब सिक होना बंद कर दो, इसे ड्यूटी जाना है। तो मैं ड्यूटी पहुंच जाती थी 7:30 बजे। ऐसा लगता ही नहीं था कि इससे पहले मेरे को मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग सब हो रहा था। 7:30 को सब भूल जाती थी। तो इस तरह से चैलेंजेस धीरे धीरे बढ़ने लगे, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी तो चैलेंजेस भी बढ़ने लगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत पुल ऑन किया मैंने बच्चों के वगैरह साथ भी। और एक और पोस्टिंग सदर्न एयर कमांड का किया। फिर 2004 दिसंबर में 11 साल की सर्विस के बाद मैंने सर्विस छोड़ दिया। इस दौरान मैं 1998 में वन ऑफ द फर्स्ट लेडी ऑफिसर्स फ्रॉम द एयरफोर्स, मैं फर्स्ट लेडी ऑफिसर हूँ फ्रॉम द एयरफोर्स टू गो ऑन TD टू लंदन। इंटर सर्विसेज डेलीगेशन, आर्मी नेवी एयरफोर्स से एक लेडी ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर और वारंट ऑफिसर, 1 वारंट ऑफिसर, 1 JCO, 1 चीफ पेटी ऑफिसर फ्रॉम नेवी, हम लोग का एक डेलीगेशन ब्रिटिश लीजियन करके UK में एक परेड के लिए गया था 1998 में। तो तब वो हुआ। फिर एक CNC कमेंडेशन मिला। इस तरह मेरा करियर तो अच्छा ही था। फिर क्योंकि हम ऐसे शॉर्ट सर्विस थे,
हमें 5 इयर्स के लिए लिया, 6 इयर्स के लिए लिया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। हाँ, फिर मैंने सर्विस छोड़ दी एयरफोर्स से। मैं रेलिंक्विश्ड। के लिए अप्लाई नहीं किया? पीसी नहीं था तब। हाँ, नो पीसी। पीसी केम इन 2009-10। बिजी लाइफ से जब आप रिटायरमेंट ले लिए, उसके बाद आपको कैसे फील है, आपका टाइम कैसे इन्वेस्ट? जब मैंने एकदम छोड़ा था तब तो मैं बिल्कुल ही मदरहुड में घुस गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे वो क्रूशियल 6 साल के और 8 साल के बच्चे थे, बच्चियाँ हैं 2 डॉटर्स। तो मेरा फुल टाइम उनके साथ, क्योंकि मैंने अभी तक जो उनका बचपन और उनके 3-4 साल ऐसे 5 साल की उम्र गुजारी थी, वो एक पार्ट टाइम मदर था। अब मेरे को मौका मिला कि मैं फुली उनमें इन्वेस्ट करूं, तो मैं जी जान से उसमें, जैसे मैंने जी जान से जॉब किया था उसी तरह मैं जी जान से मदरहुड में घुस गई। नहीं, उन दिनों बिकॉज कारगिल वगैरह सब हो रखा था, तो प्री रिलीज कोर्सेज पे भी थोड़ा स्टॉप लगा रखा था मेरे टाइम। तो फेस एंजॉय किया, अपने बच्चों को खूब अच्छे हैंड्स ऑन मदर बन गई, हैंड्स ऑन ड्रेसिंग अप, विमेन टाइप थिंग्स करने लग गई कि यहाँ तक एक वन ऑफ मेरी चाची ने कमेंट भी किया, अब जाके बिंदु लेडी के जैसे हो गई है, क्योंकि पहले मैं थोड़ा वो ऑफिसर टाइप, थोड़ा वो मेरा टफ एंड रफ थी। तो धीरे धीरे 2009 में मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ, जब मैं थोड़ी और एकदम विमेनली टाइप बन गई, क्योंकि मेरे को सडनली रियलाइज़ हो गया, अरे ज़िंदगी निकल जाएगी, मैं कब सजूंगी धजूंगी और ये सब करूँगी। तो मैं खूब ज्वेलरी वेलरी का शौक़ हुआ तब मेरे को। फिर हम लोग 2010 से काफ़ी 7-8 तक बैंगलोर में थे, तो मैंने फिर जॉब किया। मैंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब किया है। मैं क्या केवी की टीजीटी साइंस मैंने पिकअप किया, क्योंकि वहाँ टीचर्स की शॉर्टेज थी, तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर बनी। बैंगलोर आने के बाद मैं स्कूल एडमिन ऑफिसर थी एक अच्छे स्कूल में, हेब्बाल में, बैंगलोर में। ऐसे मैं करती रही। 2015 में ऐसे हुआ कि मेरी बचपन की दोस्त की मम्मी, जो कि बहुत ही फेमस एक आर्टिस्ट है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, वो आई हुई थी। उनकी बहू भी मेरी क्लासमेट और फ्रेंड है, तो उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा पेंटिंग सिखाया। तो सडनली मेरे जो पहले पेंटिंग में और ड्राइंग में शौक़ था वो जाग उठा, और फिर 2016 में मैंने फॉर्मली 6 मंथ्स बेसिक, 6 मंथ्स एडवांस फाइन आर्ट्स कॉलेज चित्रकला परिषद बेंगलुरु से कोर्स किया बाकायदा। हाँ, तो मेरा मतलब एकदम से 2016 से मेरा रुझान और पूरा काफ़ी हद तक हॉबी आर्टिस्ट के रूप में वो हॉबी कोर्सेज था बेसिक, फिर एडवांस में थोड़ा और वो प्रोफेशनल कोर्स होता है, वो मैंने स्टार्ट किया। और मैंने अपने नॉर्मल लाइफ के साथ साथ आर्ट, पेंटिंग, क्रिएटिव थिंग्स का भी एक पैरेलली शुरू किया। वो इतना अच्छा मेरा उसमें इन्वॉल्व, वो भी फिर मैंने पूरे दिल से किया, इसलिए मैंने करीब 10-12 ग्रुप एग्जीबिशन किए बैंगलोर में। फिर ऐसे आर्ट इवेंट्स, आर्ट वॉक, कोयम्बतूर, ऊटी में लास्ट 8 मार्च 2020 को मैं एग्जीबिशन करके आई वापस, और पैंडमिक शुरू हो गया। तो फिर मैं आर्ट के फील्ड में चली गई, और वो आर्ट, मैं ये भगवान को इतना थैंक्स बोलती हूँ कि वो आर्ट, वो पेंटिंग का शौक़ में मेरे को पैंडमिक कैसे गुजरा, गॉड वाज सो काइंड, पता ही नहीं चला। मैंने करीब 10 लोगों को ऑनलाइन पेंटिंग सिखाया, पेंटिंग के बहुत सारे ऑर्डर्स थे वो करती थी। थैंक यू सो मच बिंदु, बहुत कुछ हमें जानने को लिए मिला। अभी हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए कुछ अगर मैसेज देना चाहते हो आप? थैंक यू टीना, ये बहुत अच्छा मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला। पहली बात तो इससे पहले कि मैं वो स्किप कर जाऊँ, आई वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तुम इतने अच्छे से डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर रही हो, और अभी ऐसा आ गया है टाइम कि हम लुक फॉरवर्ड करते हैं उड़िया व्लॉग का नेक्स्ट व्लॉग कब निकलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे खूब सब्सक्राइबर्स बने और तुम्हारा वीडियो व्लॉगिंग बहुत अच्छे से ग्रो करे, और तुम नए नए टेक्निक्स भी सीखो, और हम तुम्हें एक ऐसे टॉप व्लॉगर देखें एक दिन। थैंक यू सो मच। तो मेरे दिल से तमन्ना है, वो दिल की बात कर रही हूँ। तो मेरा बस यही मैसेज है सबसे कि जो करते हो दिल से करो, खाना भी बनाते हो दिल से बनाओ, प्रेयर करते हो दिल से करो, बच्चे पालते हो दिल से करो, और दिल को हमारे माइंड से बनाना पड़ेगा। माइंडफुल लिविंग करिए, दिल से जिए, सब फॉल्स इन प्लेस। और किसी का भी लाइफ विदाउट चैलेंजेस नहीं है। हम सब के लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस, 4 दिन अच्छे चले तो 2 दिन हो सकता है चैलेंजेस हो, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है,
संपत्ति से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चैलेंजेस तो आते रहते हैं, वही ज़िंदगी का नाम है। और जो दिन गुजर जाते हैं अच्छे से, उसके लिए भगवान से धन्यवाद, और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छे दिन देखें हम लोग, लेकिन बुरे दिन के लिए भी हमें मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो जो करते हो दिल से करो, खुशी से करो, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यही मैं समझती हूँ। अब मैं तो काफ़ी एज हो गई है मेरी, बट लगती नहीं हूँ, बट स्टिल खुश रहना सीखना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है, और सब कुछ हमारा दिल और दिमाग से अगर हम ऐसा सोच लें तो हम ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टीना। बात बताना चाहती हूँ, बिंदु जब हमारे ग्रुप में रहती है, इतना लग रही है बहुत सीरियस, इतना हंसाती है, उसका जो बहुत हंसाती है, बहुत कॉमेडी करती है। वॉइस उसका भी कोर्स हाँ, मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, ये भी है, क्योंकि इतना बढ़िया वॉइस ओवर करके एक एडवर्टाइजमेंट का उसने भेजा था हमें एक व्हाट्सएप पे। तो मैं सोच रही हूँ ये कौन है एडवर्टाइजमेंट, इतना मतलब प्रोफेशनली उसने किया था, जो कुछ करती है परफेक्ट उसका सब काम है। नहीं, मुझे हर चीज़ का शौक है, तो मैंने 6 मंथ्स का कोर्स, वॉइस ओवर कोर्स भी किया था। मुझे ड्रामेटिक्स भी बहुत पसंद है, नौटंकी है लाइफ, ड्रामेबाज भी है। तो ठीक है। एक्चुअली नारी शक्ति के ऊपर मेरा ये ब्लॉग है। अच्छा। और मुझे लगा तुमसे तो मतलब कोई बेटर पर्सन नहीं हो सकते। अरे ये ऐसे तो कुछ नहीं है। हाँ, एरोरियर वो थी और मदर भी है। मदर मतलब वो इतने अच्छे से अपने बच्चों को उन्होंने परवरिश किया, इसके लिए भी बहुत बहुत इनको मतलब तारीफ करने की। हम लोग कोई जॉब करते हैं, सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं बच्चों को, नॉर्मल हम टीचिंग जॉब या कुछ भी, ये इतना जिम्मेदारी 24 आवर्स जॉब में भी अपने बच्चे को इतने अच्छे से ख्याल रखा, वो बड़ी बात है। हाँ, वो मैंने जैसा कहा कि वो दिल से और मन से करना चाहता है। भूल चूक तो होती है, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, बट हो गई गलतियाँ। कभी गलतियों रिग्रेट नहीं करना, बड़ी से बड़ी गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, बट गलतियों से लेसन सीखना। बस वर्किंग वुमेन के लिए आपका क्या? वर्किंग वुमेन का मेरा ख्याल है टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम, अपने गेम के ऊपर रहने के लिए, ताकि हम स्वस्थ और खुश रहें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। इसके लिए यह है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, हम थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करें, पहले ही तैयारियां कर लें। जैसे मैं अभी रिसेंटली, मेरी बड़ी डॉटर अभी वर्किंग वुमेन है, तो उसको समझा रही थी, जैसे एक महीना शुरू होता है, वो महीना देख लो कब कब छुट्टी है, कब कब क्या है, तो अपना शेड्यूल वैसे प्लान कर दो। अच्छा, इस वीकेंड में मैं इस बेबी का मेडिकल चेकअप कराना है, किसी को डेंटल ले जाना है, कुछ स्टॉकअप करना है। थोड़ा प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट के साथ, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और वो हमारा ज़माना था, उस टाइम मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था। आजकल इतने गैजेट्स हैं, इतने ऐप्स हैं, CCTV कैमरा है आपका घर को मॉनिटर करने के लिए, किचन में इतने सारे गैजेट्स हैं। बस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट करने से काफ़ी हद तक हम लोग अपना लाइफ को कंफर्टेबल करना सकते हैं। और एक क्वालिटी मैं बताना चाहती हूँ, अपना मदर इन लॉ और मदर, ये दोनों का देखभाल थैंक यू। वो भी बहुत अच्छे से उसको, मतलब ये हम लोग, अरे सो नाइस ऑफ यू टीना। हम लोग कभी मदर का करते हैं तो मदर इन लॉ का हम टाइम ही नहीं मिलता, मदर इन लॉ का करे तो नहीं, लेकिन ये मदर ओह सो नाइस, एक जैसे ही वो ट्रीट करते। अरे टीना सो नाइस यू रिमेम्बर दिस, थैंक यू सो मच। वो मैं रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोग के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल दी, और आजकल अभी वो अकेले रहते हैं, या उनके जो एक भरा पूरा परिवार था वो श्रिंक होके वो अकेले हो गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है, वो हम भी उस फेस में आएंगे। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम उस फेस में आएंगे, क्योंकि हमारा जनरेशन थोड़ा अलग है, हम मस्ती करेंगे, ट्रैक्स पे हम सब मिलके जाएंगे, वाइब्रेंट गर्ल्स एंड ऑल, बट उनका वैसा नहीं है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे पीछे घर में रह गए, उनके लिए टाइम निकालना ही चाहिए कॉन्शियसली, ये तो मैं मानती हूँ। ये भी हमारा व्यूअर्स को बताना, हाँ, मतलब बहू बेटी ऐसा नहीं है। मैं जिस दिन फर्स्ट डे में मिली और मैं और मेरी मदर इन लॉ में लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। खिटपिट होती है, सब होती है, बट विद टाइम अपने डिफरेंसेस को समझना एज एक रिलेशन है, अगर हम उसको लॉन्ग टर्म निभाना चाहते हैं तो
एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं, वो चाहे हमारी मदर हो या मदर इन लॉ। मम्मी मेरा बहुत स्ट्रिक्ट है, लाइक पुराने ज़माने की मम्मी, तो आज भी है वाइफ। तो ऐसा नहीं है, डिफरेंसेस सबके साथ होते हैं। मैं ऐसा कोई परफेक्ट पिक्चर बिल्कुल नहीं पेंट कर रही हूँ। हम सबकी लाइफ खट्टे मीठे यादों का संजोया हुआ एक वो है। तो हर चीज़ होता है, 1-2 दिन अच्छे निकल गए उसके लिए भी बी ग्रेटफुल एंड अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। जब हम कोशिश करेंगे तो अगला बंदा भी कोशिश करेगा कि चलो ये हमेशा केयर करती है, हम भी उसको पूछते हैं हेलो बिंदु बेटा। मदर इन लॉ मुझे बेटा बुलाती है। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके अपने मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छे टर्म्स है। ये मन में बांध लेना वो मेरी सास है तो अच्छी नहीं है, ये सब गलत बात है। कभी परख के देखो आपकी सास अच्छी है, बात कर लो, अम्मा आपसे मैं 2 मिनट बात करना चाहती हूँ, ये आपने ऐसे बोला अच्छा नहीं था, क्या पता उनका भी मन बदल जाए। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। रिश्ते तोड़ना बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट रिश्ते को बनाए रखना, हाँ, कम्युनिकेशन, चाहे वो बच्चों के साथ हो, हस्बैंड वाइफ, मदर इन लॉ, मदर, सबके साथ एक कम्युनिकेशन बनाए रखो, बातें करो। मोबाइल थोड़ा मैं करती हूँ, सब मेरे को घर में तो बोलते तुम हर वक्त फ़ोन पे रहती हो। मोबाइल करती है तो हमारे साथ ज़्यादा जुड़ी रहती है लेकिन कम्युनिकेशन हमारे साथ भी रहना चाहिए, फ्रेंड सर्कल के साथ। हाँ, हर चीज़ बातों से सॉल्व हो सकता है ना। अगर डिफरेंस भी है हमारी आपस में, कोई अभी डिफरेंस है तो भी हम अगर आपस में कम्युनिकेट कर दे, देखो बिंदु तुम्हारी ये बात मुझे पसंद नहीं है, तो अच्छा है ना कि हम, मुझे पता है कि हाँ मुझे टीना के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो भी अच्छी बात है। अच्छे बुरे का कम्युनिकेशन भी अच्छी बात ही है, मैं समझती हूँ। थैंक यू सो मच बिंदु। व्यूअर्स मैंने देखिले ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मु आपको आगुरी कही, एते जो सिंपल देखा जाउची कि ता पछरे तार जो पर्सनालिटी अच्छी, जो नारी शक्ति विषय में कहूली सेटा आपण माने निश्चय जानी पार्थिबे, ताकू देखिकी ता कथा सुनिकी जहाँ भी से मेसेज देछि आपण ताकू निश्चय निश्चय फॉलो करिवे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। आर्ट को प्रेजेंट करने की क्या कहना चाहिए उसके बारे में? उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। मैंने ओरिजिनली आर्ट सीखा था और क्योंकि बॉम्बे में मेरा श्री गणेश हुआ इस बार, इसमें मैंने गणेश जी खास तौर पे बनाया।